Hello everyone. We are going to discuss the third lecture of 2024 पेपर डिस्कशन। तो हम लोगों ने 1 to 40 कर लिया था और आज हम लोग का टारगेट है 41 to 60 करने का। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन द इकोनॉमी इज़ डिफाइन एज, टोटल फर्टिलिटी रेट जो इकोनॉमी में होता है वो उसको क्या बोलते हैं। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट ऐसा होता है कि आपको 15 ईयर से लेकर के 49 ईयर तक जब वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एज में होती है, उनमें से ये चेक किया जाता है कि एवरेज जो है वो बर्थ कितना है। तो ये देखो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न पर 1000, ये नहीं, पर 1000 में हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं, क्रूड बर्थ रेट निकालते हैं। बट ये वाला सिस्टम, टोटल फर्टिलिटी रेट वाला सिस्टम, ये गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न टू द कपल, लाइफ टाइम नहीं, कपल वाला नहीं होगा। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट नहीं। ये देखो, एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ देयर चाइल्ड बियरिंग एज, बिल्कुल ये क्या होगा, 15 to 49 ईयर में देखा जाएगा। 42 पे आते हैं। इन इंडिया NBFCs कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि ऑल NBFC, एक्चुअली देखो NBFCs को परमिटेड नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे NBFCs एक्सेप्शन में हैं जो आपको उनको एक्सेस मिलता है कि आप LAF विंडो जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। इन इंडिया FIIs, मतलब आप कह लो कि FIIs या और FPIs सेम ही बात है। FIIs कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिल्कुल FIIs को परमिशन होता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड कर सके। और इन इंडिया द स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर द सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेब्ट। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना है, आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में करना है, ट्रेजरी बिल में करना है, तो ये आपको स्टॉक एक्सचेंज ये ऑफर कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 42 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, 43 पे आते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन ट्रेड कर सकता है? इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है दोस्तों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि उस इंश्योरेंस से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लेगी और वो समय आने पे बेच देगी, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा उस पर। तो ये इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करती है। 2 देखते हैं, 43 का 2, पेंशन फंड। देखो, पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड का मतलब होता है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो लोगों के रिटायरमेंट के लिए पैसा कलेक्ट करता है और उसे सेल्फ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, इक्विटी हो गया। पेंशन फंड, देखिए दोस्तों, पेंशन फंड कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, बल्कि ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे कि आपको SBI पेंशन फंड हो गया, UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन हो गया, HDFC पेंशन फंड हो गया। तो ये सब बिल्कुल पैसे कलेक्ट करके और ये इन्वेस्ट करती है GSEC और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो ये बिल्कुल ये सही होगा। और रिटेल इन्वेस्टर, तो रिटेल इन्वेस्टर काम ही है, रिटेल इन्वेस्टर करती क्या है? वो इंडिविजुअल लोग होते हैं जो अपना पर्सनल पैसा किसी स्टॉक में लगाते हैं, बॉन्ड खरीदने में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। तो इसी को कहते हैं, अब क्या कहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर। और ये लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड, GSEC और म्यूचुअल फंड में तो लगाते ही हैं। तो ये आप उसी में आपका ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों आ जाएगा। तो 43 का क्या होगा, D हो जाएगा। 44 पे आते हैं। कंसिडर एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप। आप देखो कितना ये मोटर व्हीकल यहाँ दे दिया है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मोटर व्हीकल आएगा क्या दोस्तों? इसको हटाओ, क्या होगा, 13। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। देखो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो म्यूचुअल फंड की तरह एसेट का बास्केट होल्ड करता है। म्यूचुअल फंड की तरह ये एसेट का बास्केट होल्ड करता है और शेयर की तरह यह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। तो ये होगा। और करेंसी स्वैप, मान लो कि अब आपको US गवर्नमेंट है, उसको रुपये में लोन चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट है, उसको डॉलर में लोन चाहिए। तो एक एग्रीमेंट साइन करेगी करेंसी स्वैप का, और फिर ये इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम इसको बोलेंगे। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 45 मैंने आपको बताया था कि 4 आ जाए तो 2 मार दो और 5 आ जाए तो 3 मार दो। 90% केस में ये हिट हो जाएगा। आप देख लो, यहाँ पे हिट होता है, पहले ही 2 मार दो। अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है।
स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्टर में आता है? नहीं दोस्तों, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये टर्सरी सेक्टर में आता है, क्योंकि ये मान लो जॉब क्रिएट कर रहा है, मान लो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, कि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर लियो, फिर आपने किसी को हवलदार को वहाँ लगाया, वो देखभाल कर रहा है वहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। डेयरी फार्म, डेयरी फार्म जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। डेयरी फार्म क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्सरी में आता है, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है ये आपको किस में आएगा? ये आपको आएगा प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट रिसोर्स से कनेक्ट हो रहे हो, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की बात जहाँ तक आती है ना, तो उसको क्या करते हैं, वो आपको प्राइमरी में आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? ओनली 2। ये वेविंग क्लॉथ जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 गलत है, एक फर्स्ट गलत है और थर्ड गलत है, इसका क्या होगा? ओनली 2 और 4 सही है। 46 पे आते हैं। विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? अब हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, उसमें लिखा हुआ था कि इसमें कहाँ कहाँ प्लास्टिक मिलता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि वहाँ हम लोगों ने आज तो 7th लेक्चर है हम लोगों का, आप देखेंगे 6th लेक्चर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई ये कहाँ इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, इसको क्यों नहीं आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में इस्तेमाल कर सकते हो? आप कितना ये डिफ़िकल्ट होगा, आप इसको रॉन्ग प्रूफ कर दो कि हम कॉर्न ग्रेन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उल्टा सोच लो एक बार, आप उल्टा जाके देखो कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रूफ करो। आप कर सकते हो। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज बहुत प्रकार के होते हैं, कहीं न कहीं वो किसी न किसी एक का इस्तेमाल हो गया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा इसका स्टेटमेंट? 1 2 3 4। 47 पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल में पहले हम लोग अंतर समझते हैं दोस्तों। देखो फिक्स कैपिटल क्या होता है? ये एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है, जैसे मशीन हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल हो गया कि रोज़मर्रा के खर्च के लिए जो पैसा लग रहा है, मान लो रॉ मटेरियल हो गया, सैलरी हो गया, ये वर्किंग कैपिटल हो गया। और देखिए आप खुद बना दोगे, फार्मर प्लफ है यहाँ पे, तो फार्मर प्लफ क्या होता है? एक बार आप खरीदो। एक चीज़ और ध्यान देना कि वर्किंग कैपिटल सिंगल प्रोडक्शन के साइकिल में यूज़ होता है, फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ जैसे ही करेंगे तो वर्किंग कैपिटल वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मान लो कि वेजेस हो गया, सिंगल प्रोडक्शन में हम दे रहे हैं, लेकिन अगले मंथ फिर हमको वेज देना पड़ेगा, अगले मंथ फिर हमको वेज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है। वो फार्मर प्लफ में देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं। तो फार्मर प्लफ आप एक बार खरीद लो, लेकिन एक बार जब खरीद लेते हो तो किसान उसको इस्तेमाल करती है, लंबे समय तक इस्तेमाल करती है, तो क्या ये वर्किंग कैपिटल होगा? नहीं। एक प्रोडक्शन साइकिल में इस्तेमाल करें? नहीं, कई प्रोडक्शन साइकिल में इस्तेमाल कर हो सकता है। अब एक अच्छा वाला आप फार्मर प्लफ खरीद लो, उसको आप 2 साल 3 साल तक इस्तेमाल करो, तो ये वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल होगा, लॉन्ग टर्म एसेट में आ जाएगा। तो ये गलत हो गया। और मैंने ऐसे ही बोला था आपको, ये 4 ऑप्शन है, 4 का 2 मार दो, 5 का 3 मार दो, तो इसका तो आंसर 2 होगा ही होगा। अब देखते हैं, लेकिन देख लेते हैं। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल, बिल्कुल कंप्यूटर फिक्स कैपिटल। आप एक बार कंप्यूटर खरीदते हो, लेकिन उसको इस्तेमाल आप 10 साल 20 साल करते हो, तो ये फिक्स कैपिटल हो गया। यार्न यूज्ड बाय द वेवर, हाँ ये फिक्स है, नहीं ये तो वर्किंग कैपिटल हो गया ना। एक बार यार्न यूज़ होता है, उससे कपड़ा बनता है, फिर एक बार फिर बनाना होता है, फिर आप यूज़ करते हो, फिर बनाना होता है, फिर यूज़ करते हो, फिर नया आप यूज़ करते हो, तो ये गलत हो गया। फिक्स कैपिटल नहीं होगा, ये वर्किंग कैपिटल होगा। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल पेट्रोल क्या है? वर्किंग कैपिटल है। आपको चलाना है, डीजल है, पेट्रोल है, सब वर्किंग कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग कैपिटल, तो ये सही है। तो क्या सही है इसमें? कंप्यूटर सही है और पेट्रोल सही है, तो इसका ओनली 2। 47 का बी। 48 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग word phrases most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual world and can be accessed simultaneously by the millions of users, and who can exert property right over the virtual items? इसका आंसर होगा मेटावर्स। क्या होगा? मेटावर्स। 49 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द रूल imposed by the government Reserve Bank of India while treating the foreign bank, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट? देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ऑन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। ओके, आप 2 रुपया लेके जाओ और बोलो कि मुझे बैंक खोलना है, खोलने देंगे क्या वो? बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉर होली
ऑन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर। देखिए ये स्टेटमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ कम, ऐसा लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर जो है वो आपको काम आएंगे। लेकिन पता है आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है। यूपीएससी ने अभी आंसर की में काफ़ी कोचिंग वालों का ये आंसर उन्होंने दिया था कि 2 ओनली दिया था। लेकिन अभी जो आंसर की ऑफिशियल आंसर किया है उसमें आंसर क्या है, नेदर 1 नेदर 2। तो ये भी स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, 2 वाला भी गलत है। फॉर होली ऑन बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन, ये गलत है स्टेटमेंट। तो इसका क्या होगा, ऑफिशियल आंसर के में क्या है, नाइदर 1 नाइदर 2। 50 में आते हैं, 50 क्या बोल रहा है, CSR को लेकर के है। तो विथ रिस्पेक्ट टू CSR रूल्स इन इंडिया कौन सा फॉलो स्टेटमेंट, CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट द एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली ऑन इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड CSR। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि CSR इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल वेयर कंपनी इंटीग्रेट सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। अगर कंपनी बोल देगी कि हम लोगों ने अपनी एम्प्लॉय को ही जो है वो काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया, काफ़ी बेनिफिट दिया, तो फिर वो CSR में नहीं माना जाएगा। CSR में ये माना जाएगा आपने इन्वायरमेंट के लिए क्या किया है, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है, कंपनी सोसाइटी के लिए क्या करती है, तो वो CSR में कंसिडर किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया कि विल नॉट बी कंसिडर एज CSR एक्टिविटी, बिल्कुल सही। CSR रूल्स नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, नहीं मिनिमम स्पेंडिंग तो लेते हैं 2% का है ना, तो ये गलत हो गया, 50 का A हो जाएगा। 51 if United States of America were to default on its debt, holder of US Treasury bond will not be able to exercise their claims to receive payment. Okay, the US government debt is not backed by the hard asset but only by faith of the government. ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि यूएस जो है वो जो भी है यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को लेकर के, इसमें भी खैर ये बहुत कॉन्फ्लिक्चुअल क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत लोगों का आंसर गलती हुआ है ये लेकिन यूपीएससी का जो आंसर आया है वो ये आया है, ओनली ये आया है। ठीक है, 52 देखते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया है 52 को। ओके, 53 देखते हैं। अब देन डिजिटल रूपी को लेकर के है, इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इन अलाइनमेंट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि डिजिटल रुपी सॉवरेन करेंसी होता है दोस्तों कि आप जाओगे तो आपका पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। इट अपियर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, बिल्कुल ये जो है लाइबिलिटी ही होता है। लेकिन स्टेटमेंट थर्ड देखो, डिजिटल रुपी जो होता है वो इट इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन, ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर करता है आपको, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा, करेंसी थोड़ी करता है। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, बिल्कुल आप ई रूपी को आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में और बैंक मनी में, आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा इसका स्टेटमेंट, 4 तो पक्का सही होगा, 2 या 4 में से सही होगा। सॉवरेन करेंसी भी है और आपको लाइबिलिटी भी तो होता है ये। 53 का क्या होगा, D होगा। आप समझ रहे दोस्तों, क्योंकि डिपॉजिट जो होता है ना, वो डिपॉजिट पर याद रखना, लाइबिलिटी क्या होता है ये आप जानते हो कि डिपॉजिट जो होता है वो आपका एक सरकार की लाइबिलिटी होती है। दूसरी बात ये कि लोन जो देती है वो क्या होता है, एसेट होता है। ये भी अब इसमें क्या रहा है कि गौतम बुद्धा का नाम क्या है इसमें, तो नया पुत्ता ये महावीर का नाम है, महावीर का नाम है। शाक्य मुनि ये गौतम बुद्धा का नाम है, और तथागत ये भी गौतम बुद्धा का नाम है। इस बात को आप याद रखें, नया पुत्ता महावीर शाक्य मुनि, और मतलब 2-3 होगा, सिर्फ 2-3। 55 4 है तो 2 मारो, बात खत्म। इसमें से वैसे 2 दिया हुआ ही है, देखते हैं। देखो चंद्र केतुगढ़ उड़ीसा में नहीं, चंद्र केतुगढ़ बंगाल में है, ये सही है, ट्रेडिंग पोर्ट है। इमनगांव महाराष्ट्र चैल्कोलिथिक साइट है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। मंगाडू केरला मेगालिथिक साइट है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सालिहुंदम आंध्र प्रदेश, ये तो सही है, लेकिन रॉककट केव श्राइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्तूपा है। इसका क्या आंसर होगा, 2 and 3। 56 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द मिडिवल इंडिया के परमिशन द पोर्तुगीज टू बिल्ड द फोर्ट एट वत्कल, ये क्या है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने परमिट किया था जैसे कि अल्फोंसो दी अल्बुक्विक को कि आप जो हैं भतकल में, अल्फोंसो डी अल्बुक्विक को
आप क्या करो, इनको बोला था कि आप भटकल में जाकर के पोर्ट को इस्टेब्लिश करो, तो क्या होगा 56 का ए होगा। विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द कॉर्नवालिस, ये ड्रॉप क्वेश्चन है। ऐसे बता दूं कि अब ये रोटवाड़ी का बात कर रहा है, परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा है, तो रोटवाड़ी कब आया था दोस्तों, पहले देख लेते हैं जमींदारी कब आया था। जमींदारी कब आया था, 1793 में आया था, और कौन लाए थे, कॉर्नवालिस लाए थे, ठीक है। रोटवाड़ी कब आया था, 1820 में आया था, कौन लाए थे, थॉमस मुनरो लाए थे। और महलवाड़ी कब आया था, महलवाड़ी ये कब आया था, 1822 में आया था, कौन लाए थे, हॉल्ट मैकेंजी। तो क्या होगा इसका, ये तो खैर ड्रॉप है, ये आप देख लेना, ठीक है। चलिए 58 पे चलते हैं। देर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद, उपनिषद में कोई कथाएं नहीं है क्या, कहानियां नहीं हो सकती है क्या, हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उपनिषद वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण, हाँ उपनिषद का जो कंपोजिशन है वो लगभग कि आपको देखने को मिलेगा 1000 से 600 BC के अराउंड, और पुराण का जो कंपोजिशन है वो आपको 200 AD के अराउंड मिलेगा, 200 AD के अराउंड मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट 2 सही हो गया। 59 देखते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, अ कंट्री नीड टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग राइस एंड वीट। अच्छा, आपको इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो राइस एंड वीट का, तो आपको एक ग्रेन काउंसिल का जो है आपको वो मेंबर होना पड़ेगा। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब राइस एंड वीट ये आपके ना एक लाइफ को होल्ड करता है, ये खाने पीने की चीज़ होती है। अब कई सारे ऐसे देश हैं जो में भी वो मेंबर नहीं होंगे, लेकिन क्या वहाँ पे गेहूँ और धान नहीं पहुँचेगा क्या, क्योंकि वो नहीं पहुँचेगा वो खाएंगे क्या फिर। ये देखो कितना एक्सट्रीम लग रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। और नाइदर 1 नाइदर 2 का बहुत कम चांस होता है यूपीएससी में, तो क्या मारोगे आप 1। जिससे मैं बताता हूँ, चाइना इज़ नॉट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, लेकिन फिर भी वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो क्या होगा 59 का क्या होगा, ए होगा, 2 गलत है। 60, हाँ 60 में देखो कि अभी ना वो अभी इंटेंजिबल कल्चर है, यूनेस्को ने किसको डांस ये किया है, इंक्लूड किया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप ये बताओ कि कुंभ मेला, बस ये बता दो कि कुंभ मेला को जो है वो कब कंसिडर किया गया था। मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाकी मैं सबको बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा गरबा डांस। गरबा डांस 2023 में इंक्लूड हुआ था, दुर्गा पूजा 2021 में हुआ था, और छाऊ डांस जो है ये 2010 में हुआ था। आप कुंभ मेला ये बताओ, इसका क्या होगा 60 का सी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम लोग कल लेके आएंगे दूसरा लेक्चर। थैंक यू सो मच।